जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग माधव। आज इस पाम को हम एनालाइज करेंगे। एक लेडी की पाम है जिनकी करंट एज 23-24 ईयर्स है। ये राइट हैंडेड पर्सन है। स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट पाम से और यहाँ से जानेंगे इनकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग कि इनकी डेस्टिनी क्या है, प्रारब्ध क्या है। फिर चलेंगे दाहिनी हथेली में और वहाँ से जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस कनिष्का उंगली से, यानी कि बेबी फिंगर से। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे, आप अपनी उंगली देख रहे होंगे इस टाइम या किसी और का आपको याद होगा तो पता होगा कि कनिष्का उंगली मिनिमम इस क्षेत्र तक निश्चित तौर पे अधिकांशतः लोगों की आती चली जाती है। लेकिन इस हथेली में आप देखेंगे, इनफैक्ट कि बोथ पाम में देखेंगे तो जो प्रथम पोल है यहीं तक आके इस उंगली समाप्त होती चली गई है। इसका व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी प्रभाव देखने को स्पष्ट तौर पे मिलता है। जो सबसे पहला प्रभाव है वो है नैतिकता का। ऐसे लोगों के लिए नैतिकता कोई खास मायने नहीं होती। यहाँ पे वसूल जैसी चीज़ें और आदर्श जैसी चीज़ें इनके जीवन में कोई खास मायने नहीं रखती। ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जहाँ इनको लाभ नजर आए उस तरफ झुकाव कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं वक्त इनके हाथों से रेत की तरफ फिसलती चली जाती है और सही समय का भी ये सदुपयोग कर पाने में कई दफ़े असफल हो जाते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्या होगा कि आपके सामने से सोना निकल जाएगा, गोल्ड चला जाएगा और आप कोयले को समेटते रह जाओगे। तो यहाँ पे वही सिचुएशन ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिकांशतः देखने को मिलती है। सही समय पर सही फैसले और चीज़ों को सही नज़रिए से जो देख पाने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती चली जाती है। अब अगर आप इनके राइट पाम में जाएंगे तो वहाँ भी परिस्थितियाँ आपको कुछ इसी प्रकार से स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी, जहाँ पे प्रथम पोर के पास ही ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर खत्म होती चलती चली जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे कुछ खास योग बने हुए हैं इस हथेली में, उससे आपको रूबरू करवाएंगे और उसके संबंध में विस्तार से इस हथेली के द्वारा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब आते हैं मणिबंध की रेखाओं पर। मणिबंध की रेखाओं से क्या है, मोटे तौर पे आपके जीवन के जो भी खास आयाम हैं उनके बारे में स्पष्ट तौर पे बताता है। आपके आर्थिक जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को, आपकी मानसिक परिस्थिति को, धन को, यश को, वैभव को, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। पुरुषों की जब भी होगी तो अंगुष्ठ के इस क्षेत्र से इनका प्रादुर्भाव माना जाएगा और जब भी बात स्त्रियों की आएगी तो चंद्र के इस क्षेत्र से रेखाएं निकलती हुई मानी जाएगी। तो प्रथम रेखा की जो स्थिति है जो कि जीवन शक्ति को दर्शाती है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, यानी कि आपका आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आपके करियर के क्षेत्र में किस प्रकार से आपकी तरक्की होने वाली है, यश, वैभव और मानसिकता कैसी रहने वाली है, उसके संबंध में आप जान सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, चंद्र के इस क्षेत्र में काफी लेआउट के साथ नीचे गैप लेते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और जैसे ही केतु के क्षेत्र से बाहर की तरफ आई है, दो मुखी अवस्था में ये बढ़ती हुई चली गई है। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है और रेखाएं अपना पूरा कार्यकाल, यानी कि जो इनका बिंदु है दूसरे बिंदु को अगर नहीं छूती है तो निश्चित तौर पे एक कहीं न कहीं जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताने की स्थिति में हो जाती है। एक कभी भी रेखाएं ठिठकनी नहीं चाहिए। ठिठकने का मतलब होता है कहीं न कहीं कुछ रुकावट आपके जीवन की तरफ बढ़ रही है और किसी खास न खास क्षेत्र में आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। चूंकि यहाँ पर शुक्र का क्षेत्र है तो इससे क्या होगा, जातक के जीवन में विपरीत लिंग से लेके, धन से लेके और सोच तक, इन सब पर जातक के जीवन में परेशानियां सर उठाने का काम करेंगी और इन सारे क्षेत्रों पर जातक की पकड़ मजबूत होनी चाहिए और काफ़ी गंभीरता से और गहनता से, सूक्ष्मता से उस प्रकार व्यक्ति को करना चाहिए। अगर पुरुष से संबंध की बात हो जाए, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति जो जातक का जीवन होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, भाई हो, पति हो या कोई भी अन्य रिश्ते हो, वहाँ काफ़ी सावधानी से चीज़ों को सही तरीके से देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा जो दूसरा वर्ग है उस वर्ग से आपके लिए कठिनाइयाँ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आती चली जाएंगी। इसके अलावा धन का पक्ष भी आपके लिए यहाँ पर परेशानी का सबब रहेगा और जीवन में बार बार धन से संबंधित समस्याएं आपकी तरफ सर उठाते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं जो कि आपको मानसिक तौर पे यहाँ पे भटकाने का कार्य करेगी। अब हम दूसरी रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है धन का। धन की स्थिति यहाँ पर कैसी है, सारी रेखाएं आपके इस क्षेत्र में आके पूर्णतया एक तरीके से भटक रही है या अपने आप गायब होती चली जा रही है। तीसरे हम बात करेंगे सुख की। तो सुख की जो रेखाएं हैं यहाँ पर काफ़ी चौड़ी होके आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भी रेखाएं छिछली हो जाएं या चौड़ी अवस्था में बढ़ने लगे या काली हो जाए तो यहाँ पर संदेह के बादल घिर जाते हैं और आपको काफ़ी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके हाथ से उस खास काल खंड में आपके हाथों से निकल जाएगी और उससे पहले ही
आप अगर चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा चतुर्थ रेखा से हम बात करें यश की रेखा, हालांकि ये रेखा यहाँ पर एक तरीके से मृत है, तो इससे कोई जातक का नाता कुछ खास बनेगा नहीं। अब हम बात करेंगे शुक्र की तरफ से बढ़ती हुई एक रेखा जिसने केतु के इस शिखर को छूने का काम किया है। ये क्या कार्य करती है? जब बात स्त्रियों की हथेली की आती है तो उसमें ऐसी जो स्थिति है ये आपकी महत्वाकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। आपको जीवन में सही गलत का फर्क नहीं होता। आपको जीवन में जो चाहिए उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक और किसी भी रास्ते को अख्तियार करने में नहीं हिचकते और उसे प्राप्त कर लेने की ही आपकी एकमात्र इच्छा होती है। और ऐसी परिस्थिति आपको जीवन में काफ़ी मुश्किल रास्तों की तरफ बढ़ा देने का काम करती है और कई दफ़े आप इतने आगे निकल जाते हैं कि आपके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो यहाँ की जो परिस्थिति है इससे आप समझ गए कि अमूमन ये प्रेडिक्शन कैसी होने वाली है और इस जीवन को क्या बना के रखने वाली है। अब हम बात करेंगे पर्वत क्षेत्रों की। पर्वत क्षेत्र खासकर ध्यान रहे कि ये लेफ्ट पाम है। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो तो यहाँ से आपके हम प्रारब्ध के बारे में जान रहे हैं, यानी कि डेस्टिनी के बारे में। आप क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आने का क्या मतलब होता है? आपके आज के कर्म कल के किस्मत के रूप में तब्दील होती है। उसी प्रकार से आप बड़े स्तर पर सोचोगे व्यापक रूप से तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपके कपड़े हैं आप नित्य बदलते हो, उसी प्रकार से शरीर है जो कि नित्य बदलता है लेकिन आप वही रहते हो, यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है वो वही रहती है। और जब भी नया रूप धारण करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने जो उसका जीवन है उसके पाप या पुण्य उसके धुल गए या वो खत्म हो गए। इसे एक तरीके से आप क्रेडिट और डेबिट की तरह मान सकते हो, जो कि जन्म जन्मांतर के आपके कर्म फल का हिसाब एक रहता है जीव के रूप में। चाहे वो जीव कितने भी शरीर बदल ले, लेकिन जब जब उसका डेबिट होगा, जब क्रेडिट होगा, उसी के अधीन आपको नया अलॉटमेंट होता है, नया शरीर प्राप्त होता है या नया जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अगर आपने कुछ अच्छा कर रखा है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से रखते हो, तो उसी के अनुसार व्यक्ति वैसी वैसी जगहों पर अलग अलग जीव के रूप में पैदा होता है, अलग कुल खानदान में अलग रूपों में वो आता है और उसी के अनुसार उसका जीवन आगे की तरफ बढ़ता है। फिर जब आप इस जीवन में, इस शरीर में जिन चीज़ों को करते हो उसके अधीन इस जीवन में भी प्राप्ति होती है और वो आपके लिए क्रेडिट भी होता रहता है आगे के लिए। और जब उसका टाइम आएगा वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। उस समय तक आप अगर इस शरीर में हो तो शरीर में रहते हुए भुगतोगे, अगर इस शरीर छोड़ चुके हो तो जो नया शरीर धारण करोगे उसमें भुगतोगे। बिल्कुल सिंपल फंडा है, ठीक है। इस तरीके से आप जन्म जन्मांतर, हिंदू मैथोलॉजी वगैरह सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो आप आज जी रहे हो ना, बिल्कुल सारा सिस्टम उसी तरीके से काम करता है जैसे ये दुनिया काम कर रही है, वहाँ का भी सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है। तो समझने की चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर गुरु का क्षेत्र है। गुरु के क्षेत्र में क्या है कि इस क्षेत्र को अगर आप देखोगे तो पाओगे कि कुछ खास बाहरी क्षेत्र में यहाँ पर दबाव की स्थिति है, एक थकान की स्थिति है, और वहीं पर जो इनर एरिया है यहाँ की स्थिति थोड़ी सी सौंदर्य में है, यानी कि जागृत अवस्था में है। इनका जागृत होना जातक के लिए कई दफ़े बेहतर परिस्थितियों को लाने का कार्य करता है। बेहतर परिस्थिति किस मायने में? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति कैसी है। अगर हम सैटर्न की बात करें, सैटर्न की सिचुएशन जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, लेकिन सन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इससे क्या होगा, जातक को किसी भी प्रकार से किसी भी समाज के वरिष्ठों का या सम्मानित लोगों का सहयोग यहाँ पर जातक को नहीं मिल पाता है। जातक कोई बड़ा प्रशासनिक पद पाने की चेष्टा करेगा, उसमें जातक असफल होगा। जातक के सामने हमेशा एक एम्ब्रेस मोमेंट की स्थिति आती ही रहती है, अपमानजनक स्थिति आती ही रहती है, और आत्मसम्मान भी व्यक्ति का और आत्मबल ये दोनों व्यक्ति का कम से कम होता चला जाता है। जीवन में ठेस और धोखे इन लोगों की नियति के रूप में इनके साथ चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को धोखा मिलता है और आप ही का अपमान होता है। आपको जहाँ मौका मिलता है आप भी अपना काम निकालने में काफ़ी आगे होते हैं, और निश्चित तौर पे आप जो भुगत रहे होते हैं कहीं ना कहीं आपने वैसे कर्म आपके द्वारा हुए होते हैं। इस कारण आपके जीवन में तकलीफें आती होती हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि हमें अपनी गलती दिखती नहीं, हमें सिर्फ दुनिया की दिखती है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही ना बहिर्मुखी होता है, यानी बाहर में ही उसे सारी अच्छी गलती देखनी है, अपने अंदर कभी झांकना नहीं है कि हम क्या है।
जिस दिन झांक लेवे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जावे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन झांकना तो है नहीं, बाहर ढूंढनी है गलतियां। तो ऐसी स्थिति के कारण आप खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो और उसी के अनुरूप आगे आपको फल प्राप्त होते रहते हैं और आप व्यथित होते हो कि भगवान हमें नहीं देख रहे हैं, बाकी दुनिया को देख रहे हैं। भैया वो तो आप सबको देख रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे से आपको फल प्राप्त हो रहे हैं। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा हम बुद्ध की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे कि बुद्ध का जो बाहरी क्षेत्र है पूर्ण रूप से अस्वस्थ अवस्था में है या मृत अवस्था में है। मृत अवस्था में होना निश्चित तौर पे एक बुरी स्थिति होती है, क्योंकि जब भी मृत अवस्था है यानी कि राख हो जाना, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में से जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेगा। और अगर खेत उर्वर ना हो, अगर जमीन अच्छी ना हो तो उसमें पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। बस वही बात हो जाती है कि यहाँ पर बुद्ध का ये क्षेत्र अगर कमजोर है ना, तो इसका व्यापक प्रभाव आपके पूरे जीवन पर और सारे ग्रह क्षेत्रों पर स्पष्ट तौर पे आता है। सारे ग्रहों के कार्य को ये प्रभावित करने का कार्य करती है और कहीं ना कहीं हर जगह से आपके लिए परेशानियां सर उठाना शुरू कर देती हैं। और उसमें भी जब सूर्य की स्थिति ऐसी हो तो ये आत्मबल को कम करेगी, व्यक्ति के स्वाभिमान को कम करेगी, व्यक्ति के अंदर जो एक तरीके से जो गलत सोच है या क्रियाकलाप है उन चीज़ों को बढ़ाएगी और अच्छे विचारों को खत्म कर देने का काम करेगी। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का स्पष्ट तौर पर आपके लिए काम करती है। अब सैटर्न की स्थिति अच्छी है, ठीक है, यानी कि एक किस्मत है, एक है आपकी क्रेडिट जो कि आपके पूर्व जन्मों के आधार पे यहाँ पे आपको प्राप्त हुई है। यानी कि कुछ न कुछ अच्छा हुआ होगा जिसके कारण जिंदगी फिर भी चल रही है इतनी सारी कहानियां होने के बाद भी, ठीक है। तो इसी से आप समझ लो कि अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करते हो तो आगे परिस्थितियां आपके हक में स्पष्ट तौर पे रहेंगी। लेकिन अभी भी आप अगर चीज़ों को नहीं संभालते हैं तो फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखो, शनि का सीधा सा फलसफा है, आप जो हो ईमानदारी से उस चीज़ को स्वीकार कर लो। मोस्टली दुनिया में समस्या क्या है, हम हवा में रहते हैं, हम खुद की असलियत कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहते कि हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आशावादी होना निश्चित तौर पे एक बेहतर स्थिति है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में बहुत महीन फर्क होता है। वही अति आशावादी होना आपके लिए परेशानियों को खड़ी कर देने का काम करता है और आपको आपका विध्वंस कर देने का काम करता है। तो इस मामले में आपको सतर्क होना चाहिए, ईमानदारी से खुद को स्वीकार करें, खुद की असलियत स्वीकार करें। शनि उसी दिन से आपके लिए बेहतर हो जाएगा। शनि क्या बेहतर होता है, जब हम सब स्वीकार करते हैं ना तो अपने आप हमारी चीज़ों में उसका फर्क दिखने लगता है। फिर उसे हम ग्रह का नाम दे देते हैं, फलाना ग्रह अच्छा हो, बहुत सारी बातें। अब इसके नीचे आते हैं तो देखो यहाँ की जो परिस्थिति है बाहरी क्षेत्र की, ये बेहतर नहीं है। यहाँ पर दो दो लाइनें हैं और सीधे जो आपकी एक सोच है, वे ऑफ थिंकिंग है, उसकी रेखा ने इसे काटने का काम किया है। यानी कि महत्वाकांक्षा प्रबल है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा, देखो एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं बुरी ही सही, लेकिन बुरी महत्वाकांक्षा के लिए भी जो अपना सब कुछ सर्वस्व दाव पर लगा देना है या झोंक देना है, क्या हमने वैसा किया है? नहीं किया है। इसलिए ये रेखा एक सूत की तरह यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रही है, यानी कि ये अपना कार्य नहीं कर रही है। हमने बस लकीर खींच दी, इस बार गए तो आउट, इस बार तो ही नहीं, बस लकीर खींच के भूल गए, कहानी खत्म। तो नहीं, सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, कहानियां नहीं बनानी है, खुद को कहानियां नहीं सुनानी है, खुद को बहलाना नहीं है कि अगली सुबह उठेंगे तो हमारा तो रूटीन है ऐसे ही चलेंगे और फिर सुबह उठे तो नहीं, अगली सुबह से ऐसा ही करेंगे। अच्छा बुरा जो समझ में आया करो, तो रुकना नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है, आप खुद से लड़ रहे होते हैं। दो दो रेखाएं स्पष्ट तौर पे बताती हैं व्यक्ति का दिल और दिमाग आपस में लड़ रहा है, समन्वय नहीं है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब आपस में आपका समन्वय नहीं होगा ना तो आपकी हार निश्चित है, क्योंकि दिल दूसरी बात कहेगा, दिमाग दूसरी बात कहेगा और बीच में फंस के आप फैसला लेने में ही अपनी जिंदगी निकाल दोगे कि हमारे लिए क्या सही है। और लास्ट मोमेंट में आपको पता चलेगा कि नहीं, एक नतीजे पर पहुंच गए रहते तो आज कहीं होते। तो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा ये आपकी मानसिकता को इसने बिल्कुल एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम किया और भटकाने का काम किया है। आप कभी नास्तिक हो जाते हो, कभी आप आस्तिक हो जाते हो, कभी आपको चीजें सही लगने लगती है जब आपको खुश करने लायक चीजें होती हैं। वही अच्छी चीजें जब आपके हक में नहीं आती तो फिर आपको बुरी लगने लगती है। ऐसा क्यों?
कई दफ़े आप कंप्रोमाइज करने में इतना आगे निकल जाते हैं कि पूछो मत, सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। कई दफ़े इतना गुमान आ जाता है कि बस आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, ये डुबाने वाली है, ठीक है, और डुबा रही है। अब देख लो, मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट तौर पे उन चीजों को बयां कर रही है। देखो, बाहर के क्षेत्र से निकली, आते ही स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, बस यही कचरा करना बाकी था, कबारा होना। अब बाहर के क्षेत्र में क्या है, यहाँ से रेखा निकली और मस्तिष्क रेखा एक दोहरी मस्तिष्क रेखा की स्थिति बन गई। अब इसने क्या किया है कि बिल्कुल यहाँ पर आपका जो जुपिटर है एंड सैटर्न है, इसके मध्य में राहु के क्षेत्र से ये निकली है और एक सामान्य मस्तिष्क रेखा है जिसके शुरुआत में ही स्टार का फॉर्मेशन हो गया है, स्टार की स्थिति बन गई है और वो रेखा सामान्य तौर से आगे की तरफ बढ़ी है। अब ये क्या करेगा, ये होता है एक व्यक्ति की जो पारंपरिक सोच जो होती है, जो कि कुल खानदान, जो रक्त संबंध है उसके द्वारा जो आता है, जहाँ आपकी परवरिश हुई हो उसके द्वारा जो आता है, ये चीज़ें भी अलग अलग व्यक्ति की हथेली में अलग अलग प्रकार से होती है, उसके अनुसार उसका फल भी अलग होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ देख लो, एक अन्यत्र से रेखा निकली है, यानी कि एक लाइफ सपोर्ट होता है ना, नॉर्मली आपको ऑक्सीजन प्रकृति से मिल रही है, नेचर से आप जी रहे हो, कई दफ़े डायलिसिस पे चले जाते हैं, कई दफ़े लाइफ सपोर्ट पे क्या उसे बोलते हो उस पे चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये अलग से आपके दिमाग को भ्रमित करने का काम कर रहा है और कई दफ़े आप जो होते नहीं हो, आप खुद को वो मान लेते हो सुपरमैन, कि नहीं हम बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं, हम दुनिया को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, हम नैरो माइंडेड नहीं है, चीजें अच्छी हैं ऐसी हैं तो अच्छी हैं, ऐसी हैं तो बुरी है। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो लड़कियों की कोई गलती नहीं है, लड़कों की गलती है कि वो उनकी आंख में गंदगी है। लड़के भी कुछ आपके साथ हो लेंगे कि हाँ लड़कों की आंख में गंदगी है, तो अपनी बहन को भी वैसे ही पहना के भेज दो ना बाहर। आप अपनी बेटी को भी जब होगी कभी तो पहना के भेज देना वैसे ही, क्या जरूरत है। तो ये सारी कहानियां दूसरे की तरफ, और जो जैसा बनाया गया है ना उन चीजों को मानो, ठीक है। सिर्फ कूल दिखने के लिए सो कॉल्ड, आजकल मैं देखता हूं कूल बंदा, कूल है, ड्यूड है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ नहीं है, नॉलेज के नाम पे ढेला नहीं है। और कहानियां पूछ लो इनसे, आजकल के यूथ से, सबकी असलियत देखनी है, चले जाओ रील पे, चले जाओ टिकटॉक पे, पता चल जाएगा कितने पानी में। सच का ज्ञान एक पैसे का नहीं, बस वही कहानी है ना कि हेल्दी फूड और फास्ट फूड। तो आज के जो बच्चे हैं ना वो फास्ट फूड है 90%। जैसे फास्ट फूड बड़े चिकने लगते हैं खाने में और बॉडी के लिए उतने ही हार्मफुल, उसी तरीके से आजकल के टिकटॉकर्स जो कूल ड्यूड है उनकी कहानी है। एक चवन्नी का ज्ञान नहीं, कहीं कुछ नहीं, और बस बातें ले लो इनसे जितनी दुनिया की लेनी है। ये फास्ट फूड है, हार्मफुल है, पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके ही मानेंगे, पूरे देश समाज को डिस्ट्रॉय करके मानेंगे। और जब इनकी एज हो जाएगी, जब इनके बच्चे हो जाएंगे, फिर इन्हें पता चलेगा ये कितने बड़े नालायक थे। तो यहाँ पे जो आपकी है ना, ये जो लाइन है इन चीजों को बताती है। देखो अभी लाइन हमेशा कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती। अब इसे आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक ही चीज का अगर पानी सही मात्रा में है तो आपके खेत को सींचने के काम आती है, आपको पीने का पानी देती है और आपके लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छा सा व्यू मिलता है। लेकिन वही जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बाढ़ लाती है। तो यहाँ पर क्या है, इससे सही सामंजस्य नहीं मिला है, सही योग नहीं बने हैं। यहाँ पे स्टार का फॉर्मेशन, यहाँ पे क्रॉस की जो सिचुएशन है वो सारी चीजें बता रही हैं और बाकी प्लैनेट्स की स्थिति बता रही है कि कैसे संस्कार मिले हैं इसे, ठीक है। आपके बच्चे सिर्फ अपना व्यक्तिगत जो है ना प्रेजेंटेशन नहीं करते, आपके बच्चे को देख के समझ जाएंगे लोग कि इनके माता पिता कैसे होंगे और कैसे कैसे होंगे, ठीक है। तो रेखाएं बताती हैं कि इन्हें कैसी एनर्जी मिल रही है, निगेटिव या पॉजिटिव मिल रही है। तो यहाँ की जो स्थिति है ना ये पक्ष में नहीं है, ये व्यक्ति में क्या है, विद्रोही स्वभाव डालने का काम करी, विद्रोही भावना डालने का काम कर रही है। आप चीजों को सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, चीजों को गलत तरीके से ले पाएंगे, आपको गलत चीजों में सुकून दिखेगा, गलत चीजों में अच्छा ही दिखेंगे और अच्छी चीजें आपको बुरी लगेंगी। तो यहां पे क्या है, आपको इस चीजों से बचना है।
जब भी कुछ ऐसा लगे ना कि कोई बहुत सियाना या कोई वरिष्ठ या कोई आपका चाहने वाला आपको एक अच्छी बात कहे जो कि रियल में आपको जानता हो, आपका बेहतर करता हो, तो उसकी बात को समझा करो, क्या क्या सही है क्या गलत है। उनका अपना एक्सपीरियंस है, कभी आप भी उस जगह पे जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को जो है ना ऐसा लाड़ प्यार मत दो जो कि उनकी जिंदगी खराब कर दे, बल्कि ऐसा अनुशासन दो जो कि उनकी जिंदगी बना दे। आज आप 10 साल के 15 साल के बच्चे को बाइक नहीं दोगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आज दे दोगे तो पता नहीं खुद भी बिगड़ेगा और कितने घर की लड़कियों को बिगाड़ेगा या कितने लड़कों को बिगाड़ेगा और क्या क्या करके आएगा। फिर जिंदगी भर रोते रहियो कि हमारा बेटा तो बहुत सही था, फलाने नहीं बिगाड़ दिया उसे। भैया बेटा भी आपका सही था, फलाना भी सही था, गलत तो आप हो। तो ऐसी परवरिश जो है ना होनी नहीं चाहिए और किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को लेके मेरी अपनी ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो विद्यार्थी है ना वही कल का अभिभावक होगा, गार्जियन होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को जानो, फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो। जितनी फास्ट फूड की तरह जो फास्ट लाइफ बना ली है ना, ये एकाएक ऐसे गिराएगी ना कि फिर उठने का मौका नहीं मिलेगा, हिम्मत नहीं रहेगी उठने की। तो जिंदगी को ऐसा मत होने दो, अच्छे से सोचो जानो तब आगे बढ़ो, नहीं तो वही 15 सेकंड की जो रील और टिकटॉक की लाइफ है ना, वही 15 सेकंड वाली लाइफ हो जाएगी। कैसे आओगे कैसे जाओगे पता नहीं चलेगा, बस एक बार लोग अंगूठा ऊपर करेंगे, कहानी खत्म, आपकी आ गया दूसरा। यही जिंदगी है। तो इसमें आपको अगर ठहराओ, कहीं रुकना है ना तो रुको, खुद के अंदर जाओ, ठहराव मिलेगा, पता चलेगा क्या हो। तो चलो विषय से विषयांतर ज़्यादा न होवे, क्योंकि फिर भी समझ नहीं आएगी कितना भी मैं घोल के पिला दूँ। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीवन रेखा की। जीवन रेखा की स्थिति देखो कैसी है। जीवन रेखा के जो कट्स है ना, यहाँ पर ये नहीं बताते हैं कि आपके जीवन में कहीं बड़ा ठहराव आने वाला है या बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है या अकाल योग जैसी स्थिति आपके जीवन में बन पड़ी है, नहीं बन पड़ी है। लेकिन आप जिंदगी को आसान नहीं होने दे रहे हो। आपकी देखो चंद्र की रेखाएं ढुलमुल करते हुए घूम घूम के ऊपर की तरफ जाए, मतलब किसी का कोई जो है ना उद्देश्य है ही नहीं, बस वैसे ही जिंदगी चली जा रही है। और इसमें लॉट्स ऑफ आपका यूज हो रहा है, भरपूर यूज हो रहा है। किस तरीके से आपका शोषण नहीं हो रहा है मुझे बता दो। हर तरीके से आपका शोषण विगत दिनों में हो चुका है और आगे आने वाले समय में अभी भी होगा। लेकिन क्या फिर भी उससे आप चेत रहे हो? आपके जीवन में उससे कुछ सुधार हो रहा है? आपकी सोच में उससे कुछ सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। परिस्थिति आपके हाथों से निकली चली जा रही है। ये आपको आने वाले समय में, ज्यादा नहीं, बस 2 साल इंतजार कर लो, स्पष्ट हो जाएगा कि आपके हाथों से क्या क्या निकलेगा। कुछ नहीं बचेगा। घूमते रहोगे, सारी रेखाएं वही इंफॉर्मेशन दे रही है, सब कुछ करते रहोगे। मैरिड लाइफ की बात करें, वहां भी परेशानियां सर उठा के खड़ी हैं। चीजों को संभालना आपके हक में है, आपके हाथ में है। चाहो तो उसे संभाल लो, चाहे तो जैसे आज तक बिगाड़ा है वैसे बिगड़ जाने दो। अब नीचे जो कुछ रेखाएं हैं उनके संबंध में भी हम बात कर लेना बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपके शुक्र के क्षेत्र से बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं उनके संबंध में बात करें। ये रेखाएं अलग अलग व्यक्ति की हथेली में अलग अलग प्रकार और अलग अलग जो प्रभाव है उसे दर्शाने का काम करती है। लेकिन आपकी हथेली में जो केतु का क्षेत्र है, यह अंतर्ज्ञान को यहाँ पर भ्रमित करने का काम कर रहा है। और आपका ज्ञान जो है ना वो चंचल है, उसमें अस्थायित्व तो नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, उस समय समय पर बदलती होती है, ठीक है। और ये बदलाव आपके ऊपर जो रेखाएं हैं ना, इसकी तपीस जो है इसे भी झुलसाने का काम कर रही है। और वे रेखाएं जो कि आज से 4 वर्ष पहले आप खुद के जीवन में देखोगे तो आप कितने क्रिएटिव थे, कितने आगे जा रही थी, उसके अकॉर्डिंग अभी ये रेखाएं पूर्ण रूप से मृत अवस्था में आ गई है और ये इसका प्रभाव खत्म हो गया है और आपके जीवन में कुछ बहुत ज्यादा देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि फिर भी आपका जो पूर्व जन्म का जो क्रेडिट है वो अब भी इतना है कि जाते जाते भी बहुत कुछ देने को ललायित है या तत्पर है। अब आपके ऊपर है कि उन चीजों को आप प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। ये आपकी क्रेडिट है जिसे आप चाहो तो ले सकते हो और एक सामान्य ग्रुप बी और सी के पद के लिए आप बेहतर हो और उसे प्राप्त कर सकते हो निश्चित तौर पे सरकारी सेवा में। इसमें भी किस क्षेत्र में?
तो आप स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा संबंधित कार्यों की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 2023 आपके लिए सुखद सवेरा लेकर आएगा और आपको आर्थिक तौर पे एक स्थायित्व देने का एक कार्य करेगा। आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से आप अगर बढ़े तो आपके लिए परिस्थिति आपके हक में रहेगी। बात होती है दूसरी विवाह की। क्या विवाह के लिए आगे आने वाले समय में कभी योग बन रहे हैं? विवाह के योग तो आपके बस 2021 एक खत्म हुआ और 22 में आपके लिए विवाह के योग है, निश्चित योग है। और जहां तक लड़के की बात होगी, सामने वाला कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा, आपसे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा हर तरीके से। लेकिन आप कितने अच्छे हो इस पर भी जरा एक नजर देख लेना, क्योंकि आपकी जो राहु की ये कहानी है ना, ये बता रही है कि आप चीजों को, बेहतर चीजों को संभालने की शक्ति आपके अंदर है नहीं। तो इस पे काम करो, ठीक है। वेरिफिकेशन देख के वैसे भी लोगों को लगता है पता नहीं डांट ही रहे हैं मुझे क्या। जब गलत होगे ना तो पड़ता है डांटना, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि आप अलग हो, कोई वगैरह हो, कोई नहीं। सब कहीं ना कहीं जब दुनिया शुरू हुई ना तब 2 ही लोग थे ना, तो कहीं ना कहीं से तो रिश्तेदार ही हो ना, ठीक है। अब ये मत कहना कि रिश्तेदार है तो फीस मत लियो, तो लूंगा, लेकिन जो सही है वो बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो जुपिटर की यहाँ पे कंडीशन है एकदम बिल्कुल क्रॉस यहाँ पे बन पड़ी थी, अच्छी खासी थी। हालांकि जमीन अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके स्टार का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज थी, हमारे पास जो मौके थे, हमारे पास जो संसाधन थे, हमने भरपूर उनका दुरुपयोग किया है और सही समय पे चीजों को जिस तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए था, हमने उन्हें खुला छोड़ दिया और अपने जिंदगी की वाट लगने दी। और जिसका नतीजा आपको स्पष्ट तौर पे मिल रहा है कि जो व्यक्ति इतना डिजर्व करता था कि अपने जीवन में एक बेहतर मुकाम प्राप्त कर लेता, उन मुकाम से जातक वंचित हो गया, उन मुकामों को जातक प्राप्त नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखो मस्तिष्क रेखा कैसी है, बिल्कुल अलग है। यानी कि व्यक्ति साफ गोई से बोलने वाला होगा, व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं होगा, व्यक्ति जो देखेगा उसी तरीके से कहीं भी बातों को रखेगा, वो दकियानुसी विचारों का नहीं होगा, वो गलत परंपराओं को नहीं मानेगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन संस्कारों को नहीं मानेगा, वसूलों को नहीं मानेगा, आदर्शों से समझौता करेगा, नैतिक तौर पे पतन का शिकार होगा। एक कौन से कुल ड्यूड वाली बात हो गई। जीवन का मतलब क्या है, आप क्या हो, आपने इसे जाना ही नहीं और आप खुद को ज्ञानी समझ बैठे। आपको लगता है हमने जो रास्ता पकड़ा है सही पकड़ा है, नहीं पकड़ा है सही। ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी उम्र निकल चुकी होगी। अब यहां की जो परिस्थितियां हैं स्पष्ट तौर पे बता रही है कि जातक अपना एक अलग रास्ता लेगा, लेकिन वो रास्ता जातक को एक बेहतर पथ की तरफ ले जा रहा है क्या? नहीं ले जा रहा है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग। अधूरा ज्ञान जातक के लिए खतरनाक होता है। वैधानिक चेतावनी। अब ये क्या कर रहा है कि व्यक्ति का दिल और दिमाग इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने बताई थी ना, थोड़ा पीछे चले जाओ, कि दिल और दिमाग आपस में लड़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कौन सही है, किसी को जीत नहीं मिल रही है, और व्यक्ति दोनों के बीच में फंसा हुआ वैसे ही जा रहा है, बिना पतवार के उसकी नाव है, हवा का रुख उसे जिधर ले जाए। तो क्या आप इतने निर्बल हो? क्या हवा का रुख आपका भविष्य तय करेंगे? दूसरे की चाहतें, दूसरे की सोच, दूसरे की खुशी आपका जीवन तय करेगी? ये नहीं होना चाहिए। अब देख लो, हृदय रेखा की स्थिति को देख लो, स्पष्ट तौर पे बयां कर रही है कि किस प्रकार से जातक के लिए यहाँ पर परिस्थितियां उनके लिए स्पष्ट तौर पे मुश्किल होती चली गई है। देखो विवाह की रेखाओं वगैरह की बात करोगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बताती है कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, किस प्रकार से एक आकर्षण व्यक्ति के लिए एक बड़े सुंदर ख्वाब में तब्दील होता है, और वो ख्वाब कैसे टूटते हैं, और उसके बाद ज़िंदगी कैसे करवट लेती है, और फिर उसके बाद आदमी कहाँ जाके गिरता है। लेकिन क्या उसके बाद भी व्यक्ति को समझ आती है? क्या व्यक्ति उसके बाद भी समझेगा?
क्या व्यक्ति 2-4 दिन आंसू बहाने के बाद फिर से न्यूट्रल वहीं पे नहीं आ जाएगा कि चलो फिर से नया अध्याय शुरू करते हैं? सब तो वैसे नहीं होते, कुछ तो अच्छे होंगे। नहीं, हमने एक बार गलती कर ली, अब हम गलती नहीं करेंगे। भैया गलतियों से सीखा जाता है, दोहराई नहीं जाती। और तरीके तो अलग अलग है ना। एक तरीके से किसी ने चीजों को आगे बढ़ाया, आपने कैच कर लिया, हाँ ये तरीका वाला जो आएगा ना वो गलत है, और फिर वहां तो 100 तरीके हैं भैया, वो तो बाकी 99 तरीके आजमाएगा, फिर से आपकी कहानी वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर में एक सुखद ठंडी हवा लाइफ में आ रही है, आने वाली है, इनफैक्ट के चल चुकी है। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आप उसे जी पाएंगे? जी लो, पहचान लो, क्योंकि किस्मत मौके बार बार नहीं देती, और जो देने वाली है ना आपके लिए तो लॉटरी की तरह है, बस यही समझ लो। ठीक है, बात करते हैं आपके सूर्य की स्थिति की। यहाँ की स्थिति भी काफ़ी डामाडोल है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें कहीं ना कहीं सनह सनह और गुप्त रूप से चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी प्रकाश में नहीं आई है, जो कि अभी बाहर नहीं आई है, आपके अंदर दफन है। ठीक है, कब तक रोकोगे? कभी तो बाढ़ आएगी। तो चीजें फिर से निकल के प्रभावित करे आपको, उससे पहले उन चीजों को न्यूट्रलाइज कर दो, फिक्स कर दो। राहु का यह क्षेत्र आपके लिए परेशानियों को स्पष्ट तौर पर उत्पन्न करने वाला है। अगर आप नई राह पकड़ते हैं कुछ अपने करियर के क्षेत्र में, या पुरानी जिंदगी को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत ज्यादा आएंगी। क्या आप उनसे लड़ पाएंगे? क्या जूझ के आगे बढ़ पाएंगे? मस्तिष्क रेखा तो बताती है कि नहीं, बंदा फिर से लड़खड़ा जाएगा और फिर से गड्ढे की तरफ जाएगा। आपकी अगर हम बात करें तो जो गुरु की स्थिति है वो भी बताती है कि आत्मबल का यहाँ पर अभाव है। आपके जो सूर्य की रेखा है वो भी स्पष्ट तौर पे बता रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट का भी अभाव है। एकमात्र सबके बीच में बैठा हुआ है अकेला आपकी दावेदारी लेके आपका सैटर्न, जो बता रहा है कि नहीं, अभी भी बहुत एनर्जी बाकी है, अभी भी निकल सकते हैं। जोर लगा दो ना सच का एक बार। जितना जोर लगाया था खुद को गड्ढे में गिराने में, उसका 50% ही जोर लगेगा। ठीक है, गड्ढे से बाहर आने में लगा दो ना, क्या जाता है? वैसे भी जिंदगी बस एक्सपेरिमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन चीजों को समझो और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जिंदगी को अभी भी आप एक बेहतर किनारा दे सकते हैं। पतवार ना होते हुए भी हवा का रुख कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको सही किनारे तक पहुंचा दे। क्यों नहीं उसके लिए हम कोशिश करें? जब आपका क्रेडिट, बार बार मैं वही देख रहा हूँ, क्रेडिट आपका इतना बेहतर है कि आपने अब तक इतना डेबिट कर लिया ना, फिर भी कुछ बचा पड़ा है और फिर भी आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मन इतना ज्यादा चंचल है ना कि वो रुकने नहीं देगा। अभी हाल फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस महीने से 1.5 महीने में। क्या आपको लगेगा कि हाँ वो ठीक है? आपको लगेगा कई दफे कि नहीं, हम इससे बेहतर कुछ डिजर्व करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा मत सोचना, चीजों को लपक लेना। ठीक है, मैं कई दफे कहता हूं कि दुनिया, ये जिंदगी जो है ना, एक किरदार है। ठीक है, दुनिया एक रंगमंच है, जिंदगी एक किरदार है। तो कभी भी ये सोच के दुखी मत हो, निराश मत हो या पीछे मत हटो कि मेरा जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे रोल नहीं मिला। ठीक है, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन हो या कोई मशहूर एक्टर हो, टॉम क्रूज हो वगैरह हो, तो उसमें तो बाकी एक्टर जाएंगे ही नहीं ना। अगर ऐसी सोचोगी तो भैया इसमें तो फलाना है, हमें तो कोई देखेगा नहीं। वो अपने किरदार में फेल हो सकता है। कोई छोटा बहुत 15 सेकंड का किरदार करके फैमिली मैन वाला जो एक चिल्लम सर है, वो कितने फेमस हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी देख लो, कहां से कहां चले। आपको जो किरदार मिला है ना, वो ऊपर वाला जो डायरेक्टर है ना, उसे पता है कि आप कितने पानी में हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग वो दे रहा है। आप जो मिला है ना, उस पर कभी सवाल मत उठाना कि मुझे कम मिला है। भैया जो मिला है उसे तो ठीक कर नहीं पा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि नहीं हमें लीड रोल मिल जाए, हम एक्टर बन जाए, हम बड़े रोल में आ जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाए।
वार्ड कमिश्नर तो संभाली नहीं जाएगी, प्रधानी संभाली नहीं जाएगी, बनना है प्रधानमंत्री, तो वो भी नहीं रहोगे, फिर बन जाओगे चौकीदार कहीं। तो जो मिला है ना उसमें इतनी शिद्दत से जान डाल दो ना कि वो कालजयी हो जाए। एक बार ऊपर वाले को दिखा दो ना कि हाँ मैं खुश हूं जहां हूं और उन चीजों में अपना 100% दे रहा हूं। आपको पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप प्रमोट होके ऊपर चले गए। जो नेक्स्ट मूवी है ना उसमें आप लीड कर रहे होगे, ठीक है। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, खुद के लिए कभी ये मत करना कि हमारा तो यूज ही नहीं हो रहा है 100%। सच पूछो तो मतलब जितनी है ना हम में, मतलब हम तो दुनिया हिला दें। ये अलग बात है कि अगल बगल का कुछ तक नहीं हिल रहा है। तो एनर्जेटिक हो, चीजों को सही अर्थ में समझो और बस करो, ज्यादा कूल मत बनो। नहीं तो ऐसे कभी कूल हो जाओगे ना, हिंदी में बोले तो ठंडे हो जाओगे फिर, और बिना गर्मी के कोई कुछ होता ही नहीं जीवन में। एक बार सन जो है ना आपका सूरज ना उगे फिर देख लो, कूल रहेगा, सारी कूली निकल जाएगी। तो जिंदगी को सही अर्थों में ले, सही तरीके से समझो और आगे बढ़ो। आपके पास अभी बहुत कुछ है। अगर हम किस्मत की बात करें तो एक अच्छी खासी एज आपको मिली है जो काफ़ी बेहतरीन है। करियर के क्षेत्र में आगे जो आने वाले कुछ टाइम है 2023 आपके लिए एक तरीके से बड़ा मौका है, जिसमें चीज़ों को आप लपक लो। ये मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है आपकी स्पष्ट तौर पर बता रही है कि आपकी सोच को काफ़ी ज़्यादा इसने प्रभावित करने का काम किया है और परिस्थितियों को आपसे दूर करने का काम करेगी। आपका काम है कि सही निर्णय लेना। देखो जिंदगी भटकाएगी, जो कर्म कर रखे हैं ना, देखो नशा मुक्ति केंद्र इतना क्यों बन पड़ा है। जब ड्रग्स लेते हो या कुछ कर रखा है नशा, तो बार बार बुलाएगी, छोड़ने की कोशिश करोगे तो। उसी प्रकार से जो बुरी चीजें होती है ना, वो आपको अपनी तरफ, बुरी किस्मत, बुरी चीजें, बुरा समय और बुरी जो भी आप मानते हो, वो सब अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आजकल वही बोलते हो ना कूल ड्यूड सब, तो वही करो, ठीक है। तो जो सही है उसे मानो और उसके अकॉर्डिंग जीवन को आगे ले चलो। नहीं तो आपने जैसे फंसा रखा है ना जिंदगी को, खुद से खुद के पैर पे ऐसी जबरदस्त कुल्हाड़ी मारी है, भगवान न करे कोई मारे, किसी और को मारने की जरूरत ही नहीं पड़नी है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत ही सुंदर होने वाली है। जो मिले ना उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेना और पूरी खुशी के साथ उसे जीना। जिंदगी बहुत सुंदर तोहफे देने वाली है आगे, ठीक है। और ज़्यादा ना नुकर की ना, और ज़्यादा उसमें मीन मेख निकाली, ये ऐसा वैसा वैसा, पुरानी चीज़ों को लेके रोते रहे, नई चीज़ों के प्रति उदासीनता बरतते रहे, वगैरह वगैरह, ये करते रहोगे ना तो मैं गॉड ब्लेस यू नहीं बोलूँगा, भगवान बिल्कुल भी भला ना करे आपका, बस यही कहूँगा। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे। कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी चीज़ों को रख देना।